प्यारे बच्चों, सुध हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह प्रश्न पत्र आशुलिपि एवं टंकण चतुर्थ प्रश्न पत्र है। इसका पहला प्रश्न है, संकेत लिपि, आशुलिपि अथवा त्वरा लेखन से क्या समझते हो, समझाकर लिखो। उत्तर है, संकेतों के माध्यम से लिखी गई भाषा को संकेत लिपि कहते हैं। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तो शीघ्र लिखी गई भाषा को आशुलिपि कहा जाता है। जैसे हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसी प्रकार संकेत लिपि की अपनी एक सांकेतिक भाषा अथवा संकेत लिपि है। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में जितने भी उदाहरण होंगे उनको इस तरह लाइन करके जरूर लिखें, जिससे कि पूरे अंक मिल सकें। जैसे का है, इसका संकेत आशुलिपि में इस प्रकार चिन्ह बनता है। चा हिंदी में और आशुलिपि में, ता हिंदी में, आशुलिपि में, पा हिंदी में तथा आशुलिपि में। प्रश्न संख्या 2 है, संकेत लिपि में व्यंजनों के चिन्हों को किस आधार से निर्धारित किया गया है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, संकेत लिपि में व्यंजनों के चिन्हों को ज्यामिति की सरल एवं वक्र रेखाओं का आधार मानकर निर्धारित किया गया है। जैसे ज्यामिति की सरल एवं वक्र रेखाएं हैं, ये क वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ये पा वर्ग है। इसमें ऊपर मा है, नीचे ना है और दोनों साइड में ता वर्ग है। अगला सरल और वक्र रेखाएं हैं, ये ला है, ये रा है, ये सा है और यह भी सा है। दायां और बायां दो सा होते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा है, व्यंजनों को मिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्थान निर्धारित करने के लिए क्या नियम हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, व्यंजनों को मिलाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कॉपी से पेंसिल नहीं उठनी चाहिए। और आशुलिपि में हर व्यंजन के 3 स्थान निर्धारित किए गए हैं। पहला स्थान जहां से व्यंजन की शुरुआत होती है, वह व्यंजन का पहला स्थान होता है, तथा जहां व्यंजन का अंत होता है, वह व्यंजन का तीसरा स्थान होता है, तथा दोनों स्थानों के बीच का स्थान दूसरा स्थान होता है। जहां पहले व्यंजन का तीसरा स्थान होता है, वहीं से दूसरे व्यंजन का पहला स्थान प्रारंभ होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे का लिखा है, का में यहां से प्रारंभ होता है तो पहला स्थान है, और यहां पर अंत होता है, तीसरा स्थान है, और दोनों के बीच दूसरा स्थान है, तो 1, 2 और 3। इसी तरह ला है, ला में नीचे से ऊपर वाला ला है तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान है। उदाहरण है, जैसे कल हिंदी में लिखा है और कल आशुलिपि में लिखा है। चल हिंदी में है, चा का अंतिम स्थान है और ला का पहला स्थान है, तो चल। इसी तरह मल, मां का जहां पर तीसरा स्थान है, वहीं से ला का पहला स्थान है। प्रश्न संख्या 4 है, स्वर लगाने के क्या नियम हैं और उनके कौन कौन से स्थान नियत हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, हर व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। व्यंजन में व्यंजन के पहले अथवा बाद में स्वर लगाया जाता है। यदि स्वर का उच्चारण पहले होता है तो स्वर पहले लगाया जाता है, और बाद में उच्चारण होता है तो बाद में लगाया जाता है। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में अक
इस शॉर्ट हैंड में आस्लिप में लिखा है अक, एक, आस्लिप में लिखा है एक, का, आस्लिप में लिखा है का, को और कु तथा कु। आगे है मोटे बिंदु से आ, ए, ई की मात्रा लगाई जाती है और मोटे डैश से बड़ा आ, ओ तथा बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। प्रश्न संख्या 5 है मोटे बिंदु और मोटे डैश तथा हल्के बिंदु तथा हल्के डैश के स्वरों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है मोटे बिंदु तथा मोटे डैश से लगने वाले स्वरों के नाम निम्नवत हैं, जैसे हिंदी में और आसुलिप में आ, ए, ई। आ को आसुलिप में एक बिंदी से चिन्हित किया गया है, ए को भी बिंदी से चिन्हित किया गया है और ई को भी बिंदी। आ, ए, ई को मोटे बिंदु से अंकित किया गया है। अब मोटे डैश से लगने वाले स्वर हिंदी में और आसुलिप में आ, ओ और ऊ को मोटे डैश से निर्धारित किया गया है। इसको याद करने के लिए एक वाक्य है, आ रेरी मां चोर कूद गया। हल्के बिंदु से लगने वाले स्वर हिंदी में, आसुलिप में आए, औ और ई को हल्के बिंदु से निर्धारित किया गया है। अगला है हल्के डैश से लगने वाले स्वर हिंदी में, आसुलिप में आई या आई, अन और ऊ को हल्के डैश से निर्धारित किया गया है। इसे याद करने के लिए वाक्य है, ऐ औरत इस साइत अंचल उलट। अगला प्रश्न 6वां है दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाने का क्या नियम है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाने का नियम होता है कि पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगाई जाती है। जैसे हिंदी में, आसुलिप में लिखा हुआ है कील, का की मात्रा तीसरे स्थान की उसके आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगाई गई है, तो ये हुआ आसुलिप में कील। मूल, मां में तीसरे स्थान की मात्रा आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगाई गई है, तो यह है मूल, आसुलिप में मूल। कीली, का की तीसरे स्थान की मात्रा ला में बाईं ओर ऊपर लगाई गई है, तो की और ला में ई की मात्रा, तो इसलिए यह आसुलिप में लिखा है कीली। इसी तरह है मूली, मां में तीसरे स्थान की मात्रा ला के तीसरे स्थान पर ऊपर लगाई गई है, इसलिए यह है आसुलिप में मूली। प्रश्न संख्या 7 है निम्न व्यंजनों के बाद किस सा का प्रयोग होगा, कवर्ग में, चवर्ग में या वा, ला तथा मा में। इसका उत्तर है सा दो तरह से लिखा जाता है। नंबर 1 दायां सा, ये दायां सा है, तथा बायां सा, यह संकेत लिपि में बायां सा है। कवर्ग में दायां सा, ये दायां सा का प्रयोग होगा। चवर्ग में बायां सा, ये बायां सा है का प्रयोग होगा। या, वा, ला तथा मा में दायां सा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में है कस, ये का है और ये सा है, दायां सा है। चस हिंदी में और चस, इसमें बायां सा का प्रयोग किया गया है। यस, या में दाएं सा का प्रयोग है। वस में भी दायां सा का प्रयोग है तथा लस में भी दायां सा का प्रयोग है। इस प्रकार यह आसुलिप में लिखा हुआ है।
प्रश्न संख्या 8 है, संकेत लिपि का मूल तत्व धारा प्रवाह तथा बिना रुकावट के लिखना है, समझाकर लिखो। इसका उत्तर है, संकेत लिपि का मूल तत्व बिना रुकावट के लिखना होता है। जब तक शब्द पूरा नहीं होता तब तक पेंसिल को कागज से नहीं उठाया जाता। जैसे हिंदी में और आशुलिप में इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सारे एग्जाम्पल, जितने भी उदाहरण हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे वो सारे उदाहरण पेंसिल से लिखे जाएंगे। जैसे लिखा है कलम, का लिखा है, ला लिखा और मा लिखा है, इसमें पेंसिल नहीं उठनी चाहिए। कलम, खटमल, खा, ट, म और ला, खटमल। हलचल हिंदी में है और ह, ल, च, ल ये आशुलिप में है। पनघट, पा, न, घ और टा ये आशुलिप में है। पनघट ये आशुलिप में है। कटहल, क, ट, ह और ला, इसमें पेंसिल कागज से नहीं उठाई जाती। अगला प्रश्न है 9। शब्द चिन्ह से आप क्या समझते हैं? इनका संकेत लिपि में क्या महत्व है, समझाकर लिखो। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर है, हर भाषा में बहुत ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में बहुत बार आते हैं। उनके लिए संकेत लिपि में एक संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित किया गया है, उसी को शब्द चिन्ह कहा जाता है। जैसे हिंदी में और आशुलिप में। हिंदी में लिखा है एक, आशुलिप में बिंदी को एक से दर्शाया गया है। में, आशुलिप में है का संकेत आशुलिप में, ने का संकेत आशुलिप में, कौन का संकेत आशुलिप में इस प्रकार होता है। उस का संकेत लिपि में चिन्ह या है और वह को संकेत लिपि में इस प्रकार बनाया गया है, बताया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, सावृत्त को सरल तथा वक्र रेखा में मिलाने का क्या नियम है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, सरल रेखा में सावृत्त हमेशा दाएं से बाएं की ओर लगाया जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिप में लिखा है, हिंदी में सप, सा लिखा है वृत्त में और पा, सप, सच, सा लिखा है और चा लिखा है आशुलिप में। सक, आशुलिप में सा लिखा है और का लिखा है सक। आगे है, सावृत्त वक्र रेखा में हमेशा अंदर की ओर लगाया जाता है। जैसे हिंदी में और आशुलिप में। हमारे सारे बच्चे आशुलिप एवं टंकण के इसी प्रकार रेखा को खींच करके हिंदी में और आशुलिप में उदाहरण देकर जरूर लिखेंगे, जिससे कि पूरे अंक उन्हें मिल सके। सत, हिंदी में सत, आशुलिप में सत। तस, आशुलिप में तस, सम, आशुलिप में लिखा है सा और मा। प्रश्न संख्या 11 है, किन किन परिस्थितियों में सा वृत्त न लगाकर पूरा लिखा जाता है। उत्तर है, सा व्यंजन अकेला होने पर सा का वृत्त नहीं लिखा जाता, तथा यदि शब्द के अंत में सा व्यंजन में कोई मात्रा लगी हो तो सा का वृत्त न लिखकर सा व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिप में लिखा है, हिंदी में आस, ये आशुलिप में लिखा है आस। हिंदी में सो, आशुलिप में लिखा है सो। उसके बाद लिखा है पेशा, आशुलिप में लिखा है, आशुलिप में लिखा है पेशा। हिंदी में लिखा है मूसा, आशुलिप में लिखा है मूसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? इनको किन चिन्हों का आधार मानकर निर्मित किया गया है? उत्तर है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का निर्माण शब्द चिन्हों के आधार पर किया गया है। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में मैं का आशुलिपि में संकेत है, मुझको का आशुलिपि में संकेत इस प्रकार बताया गया है। उस का संकेत लिपि में ये लाइन पर डैश होती है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में कुछ चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर तथा लाइन काट कर बनाए जाते हैं। ये तुम हिंदी में और तुम है आशुलिपि में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ता, ना, रा, ला के आंकड़ों में क्या अंतर है, समझाकर लिखो। उत्तर है ता आंकड़े का प्रयोग। किसी सरल रेखा के अंत में बाएं से दाएं एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा लगा देने से ता का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिपि में, हिंदी में लिखा है कत, आशुलिपि में ता का आंकड़ा का में लगा दिया गया है। पत, पा में ता का आंकड़ा लगा दिया गया है। रत, रा में ता का आंकड़ा लगा दिया गया है। अगला है ना आंकड़े का प्रयोग। किसी सरल रेखा के अंत में दाएं से बाएं की ओर एक घुमावदार आंकड़ा लगा देने से ना का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में। कन, आशुलिपि में ना का आंकड़ा अंत में दाएं से बाएं की ओर लगाया गया है, इसलिए ना का आंकड़ा है। पन, पा में ना का आंकड़ा है पन। रन, रा में ना का आंकड़ा है, इसलिए इसे रन। अगला है रा आंकड़े का प्रयोग। किसी सरल रेखा के प्रारंभ में बाएं से दाएं की ओर घुमावदार आंकड़ा लगा देने से रा का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिपि में, हिंदी में लिखा है कर या आशुलिपि में लिखा है कर। पर, आशुलिपि में पा में रा का आंकड़ा है। टर, टा में रा का आंकड़ा लगा हुआ है। अगला है ला आंकड़े का प्रयोग। जब किसी सरल रेखा के प्रारंभ में दाएं से बाएं की ओर एक घुमावदार आंकड़ा लगा देने से ला का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिपि में कल, का में ला का आंकड़ा प्रारंभ में लगा हुआ है और यह दाएं से बाएं की ओर लगाया गया है। पल, पा में ला का आंकड़ा है। चल, चा में ला का आंकड़ा शॉर्ट हैंड में लगाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मां व्यंजन को मोटा कर देने से क्या जुड़ जाता है? उत्तर है मां व्यंजन को मोटा कर देने से पा या बा जुड़ जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिपि में लंब ला लिखा है और मां लिखा है, इसी में बा जुड़ा हुआ है। कोलंबो, का में ओ की मात्रा है, ला लिखा है, मां में कोलंबो, का में ओ की मात्रा है, ला है, मां को डार्क किया गया है, इसलिए मां में ओ की मात्रा लगी है, तो बा इसमें जुड़ गया है, तो हो गया है कोलंबो। प्रश्न संख्या 15 है अस्त, अस्थ तथा अष्ट का चाप कैसे लगाया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है जब किसी सरल या वक्र रेखा के आरंभ या अंत में आधे से कम में चाप लगा देने से अस्त, अस्थ या अष्ट का चाप पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में। जैसे हिंदी में लिखा है कस्त, आधे से कम में चाप लगा देने से अस्त का चाप है, तो हो गया आशुलिपि में कस्त। कस्थ हिंदी में और का में आधे से कम में चाप लगा देने से, क्योंकि अस्त, अस्थ और अष्ट का चाप पढ़ा जाता है, तो कस्थ
का में अष्ट का चाप लगा देने से कष्ट, पा में अष्ट का चाप लगा देने से पस्त पढ़ लिया जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 16। किसी व्यंजन के उसकी साधारण लंबाई में आधे से अधिक में चाप लगा देने से क्या पढ़ा जाता है? उत्तर है किसी व्यंजन के उसकी साधारण लंबाई में आधे से अधिक में चाप लगा देने से दार, धार या त्रा का चाप पढ़ लिया जाता है। उदाहरण है हिंदी में आसलिप में। पा में यह लिखा पदार, पा में आधे से अधिक में चाप लगा देने से हो गया पदार, क्योंकि दार, धार और त्रा का चाप पढ़ा जाता है, इसे हम पदार भी पढ़ेंगे। और दूसरा लिखा है जैसे पधार और तीसरा लिखा है पत्र, ये तीनों एक तरह लिखे हैं क्योंकि तीनों को हम पढ़ सकते हैं। इसे वाक्य के अनुसार पदार, पधार और पत्र पढ़ा जाएगा। जैसे उसने पत्र लिखा तो इसको हम पत्र पढ़ेंगे। इन सबको हम वाक्य के अनुसार पढ़ लेते हैं। जैसे कदार और कत्र, का में दार, धार और त्रा का चाप आधे से ज्यादा में लगा देने से कदार, और यह हमें आसुलिप में कत्र पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। द्विध्वनिक मात्रा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर लिखो। उत्तर है जब किसी व्यंजन में दो स्वर लगातार आते हैं तो उसे द्विध्वनिक मात्रा कहते हैं, हिंदी में और आसुलिप में। जैसे हिंदी में लिखा आओ, आसुलिप में आओ का यह संकेत है। जैसे गैया, गै में आय की मात्रा है और दूसरा आ लिखा है, दो स्वर एक साथ आए हैं इसलिए यह आसुलिप में लिखा है गया। मैया, मां में आय की मात्रा लगी हुई है, एक स्वर ये हुआ और दूसरा स्वर बड़ा आ है मैया, इसलिए आसुलिप में ये लिखा हुआ है मैया। प्रश्न संख्या 18 है त्रिध्वनिक मात्रा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर लिखो। उत्तर है जब किसी व्यंजन के साथ 3 स्वर एक साथ आते हैं तो उसे त्रिध्वनिक मात्रा कहा जाता है। जैसे हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में लिखा है आइए, 3 स्वर एक साथ आए हैं, एक आ है, दूसरा ई है, तीसरा ए है, तो इसका संकेत लिप में या आसुलिप में इसका संकेत होता है इस प्रकार। और लाइए, ला में आ की मात्रा है, फिर ई है, फिर ए है, इसलिए 3 स्वर एक साथ आए हैं तो ला में इसी प्रकार का चिन्ह लगा देने से आइए बन गया तो हो गया लाइए। जाइए, जा में 3 स्वर आए हैं इसलिए संकेत बना दिया गया है तो हो गया जाइए। खाइए, खा में जेट के समान छोटा सा एक संकेत बना देने से इसे हम पढ़ लेते हैं जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का आधा कर देने से क्या जुड़ा हुआ पढ़ लिया जाता है? उत्तर है किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का आधा कर देने से ट, त और का जुड़ा हुआ पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में और आसुलिप में पा को उसकी साधारण लंबाई का आधा कर दिया गया है इसलिए इसे हम पट, पत और पक तीनों पढ़ सकते हैं। जैसे इसे हम पट भी कहते हैं और हिंदी में पत लिखा है और पक लिखा है, इसी को एक ही प्रकार का संकेत है लेकिन इसको हम पट भी पढ़ेंगे, पत भी पढ़ेंगे और पक भी पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न 20वां है किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर देने से क्या जुड़ जाता है? उत्तर है किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर देने से तर, दर, टर तथा डर जुड़ा हुआ पढ़ लिया जाता है।
जैसे हिंदी में, आसुलिप में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमारे बच्चे एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। देखिए, हिंदी में कतर का व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर देने से तर, दर, टर और डर पढ़ लिया जाता है। तो सारे संकेत एक समान हैं, क्योंकि इसे वाक्य के अनुसार कतर भी पढ़ेंगे, कदर भी पढ़ सकते हैं, कट्टर भी पढ़ेंगे तथा कडर भी पढ़ा जाता है। इसलिए चारों ऑप्शन एक तरह के हैं। अगला है, माँ को 2 गुना कर दिया गया है। माँ व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर देने से मतर, मदर, मटर तथा मडर पढ़ा जाएगा। इसलिए इसमें देखिए, मतर लिखा है, फिर दूसरा हिंदी में मदर लिखा है, तो माँ को 2 गुना कर दिया गया है, मदर भी पढ़ा जाएगा। तीसरा मदर, मटर लिखा है, माँ को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर दिया गया है, इसलिए मटर हो गया। और अंतिम में लिखा है मडर, तो माँ को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर देने से मडर हो गया। अगला अंतिम प्रश्न है 21वां। जुट शब्द से आप क्या समझते हैं? कोई 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, हिंदी में कुछ ऐसे जुट शब्द हैं जो प्रयोग में तो आते एक साथ हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है, उसे जुट शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में, आसुलिप में। हिंदी में लिखा है आकाश पाताल, और आसुलिप में लिखा है आकाश, और पा से इसे काट दिया गया है, हो गया पाताल। अगला लिखा है हिंदी में जीवन मरण। जा व्यंजन को मां से काट दिया गया है, हो गया जीवन मरण। तीसरा है दिन रात। दिन को दा को रा से काट दिया गया है, हो गया दिन रात। अंतिम है हिंदू मुस्लिम। हा व्यंजन को मां से काट दिया गया है, हो गया हिंदू मुस्लिम। इसे हम जुट शब्द कहते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके।